हेलो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी द अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। तो हमने वैसे तो पूरा कंपनीज एक्ट देख चुके हैं, बट एक बार मैं ओवरव्यू हो जाए, आपको एक बार याद हो जाए कि हमने ये सब चीज देख चुके हैं, इसीलिए मैं आपको एक सेक्शन की लिस्ट बता रहा हूँ। ये सेक्शन की लिस्ट आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे एमसीए की साइट पे मिल जाएगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे। तो इसमें मैं आपको बस एक बार मैच करके बता देता हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस हमने देखे हैं। सेक्शन नंबर 1 है एक्सटेंड टाइटल कमेंसमेंट वगैरह वगैरह, यानी ये किस किस एक्ट को लगता है, किस किस कंपनीज को ये एक्ट लगता है। तो उसमें हमने देखे थे कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, फिर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कंपनीज अंडर स्पेशल स्टैट्यूट, ये सब हमने देखे थे। फिर पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये देखे थे। सेक्शन 2 थोड़ा थोड़ा करके हमने हर जगह देखा, जिसमें हमने डेफिनेशंस देखा। डेफिनेशंस बहुत प्रकार की थी, और मैंने अपने बुक में डेफिनेशंस को अलग अलग टॉपिक के साथ में डाला हूं। ऐसा नहीं है कि पहले चैप्टर में सिर्फ डेफिनेशंस डाल दो और बाद में फिर अलग अलग टॉपिक में फिर आपको डेफिनेशन ना मिले, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको क्या किया हूं, आपके बुक में अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेशंस जो है वो जिस टॉपिक की उस टॉपिक के साथ आती है। जैसे डिबेंचर्स पढ़ रहे तो डिबेंचर्स की डेफिनेशन दिखेगी, प्रॉस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ रहे तो प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन दिखेगी। तो ये पर्पसफुली मैंने ऐसा किया हूं, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हमने पढ़ा, सेक्शन 3। साथ में यहाँ एक 3A भी था, अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम हो जाते हैं तो क्या होगा, तो सेक्शन 3A एक था, ठीक है। मेमोरेंडम देखा हमने, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है ये देखा हमने। सिक्स सेक्शन देखा हमने, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये भी हमने देखा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनती है, स्पाइस प्लस वाला जो फॉर्म था ये मैंने आपको बताया। फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई जा सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 में हमने पढ़ा। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन, क्या हो जाएगा अगर कंपनी बन जाएगी तो, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सब हमने देखा। फिर इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जैसे रजिस्टर हो जाते हैं तो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स इन द कंपनी, कंपनी एंड द मेंबर्स एंड मेंबर्स इंटर से। उसमें भी मैंने बताया था मेंबर्स आर नॉट बाउंड टू अदर मेंबर्स डायरेक्टली, दे आर बाउंड टू अदर मेंबर्स बट थ्रू कंपनी, डायरेक्टली वो क्लेम नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बताया था। सेक्शन 11 हट गया है, इसके जगह अब नया सेक्शन आया है 10A। तो सेक्शन 10A हैज बीन इंसर्टेड विच अगेन डील्स विद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं हम। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, इसी में हमने चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में भी पढ़ा था। 30 दिन के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, कोई भी चेंज होगा तो आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है टू द रजिस्ट्रार। अगर स्टेट के बाहर चेंज होगा तो फिर वो सेक्शन 13 में आता है, बट विद इन द स्टेट अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 12 को आपको फॉलो करना है। सेक्शन 13 हमने देखा ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, इसमें हमने सब एक एक करके देखा। मेमोरेंडम में नेम क्लॉज कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज कैसे चेंज होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कैसे चेंज होगा, फिर कैपिटल क्लॉज कैसे चेंज होगा। ये 13 में नहीं था, कैपिटल क्लॉज कहाँ था, सेक्शन 61 में था, ठीक है। इट हैज नॉट बीन गिवन इन सेक्शन नंबर 13, ठीक है। लाइबिलिटी क्लॉज ऑल्टर नहीं हो सकता, ये भी हमने देखा था, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी ऑल्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा हमने, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स के थ्रू कन्वर्जन भी हो सकता है फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट एंड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, ये भी हमने देखा। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों ही चेंज होते हैं, बट मेजर सेक्शन जो डील करता है विद द कन्वर्जन ऑफ कंपनी, इट इज सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 15, जो भी ऑल्टरेशन होगा इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। सेक्शन 16 इज अगेन रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, जब नाम आइडेंटिकल है और क्लोजली रिसेंबलिंग टू एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करके नाम बदलने बोल सकती है। वैसे ही अगर प्रोप्राइटर से नाम मिलता जुलता है, कोई प्रोप्राइटर के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो ऐसे केस में प्रोप्राइटर विल अप्लाई टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 3 years, जब उसको पता लगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट द कंपनी बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यहाँ पे आपको ऑल्टरेशन ऑफ नेम करना पड़ेगा, यहाँ लगता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। 13 और 14 दोनों जगह लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स मेंबर्स को देना, मेंबर्स को अधिकार है कि उनको अपने आर्टिकल्स मेमोरेंडम भेजना चाहिए विद इन 7 days। फिर कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये भी मैंने बताया, ये इनफैक्ट सेक्शन 14 के साथ ही पढ़ते हैं हम, पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक,
19 सब्सिडरी शुड नॉट होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, ऑलरेडी देखा। 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कंपनी कैसे डॉक्यूमेंट भेजेगी अगर किसी को भेजना है तो, और कंपनी को कोई व्यक्ति को डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो कैसे सेंड करेगा। 21 ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, साइन करना। 22 एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह वगैरह। फिर चैप्टर नंबर 3 आता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें हमने देखा सेक्शन नंबर 23 विच डील्स विद पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, जो यानी वो एक्चुअली डील नहीं करता है पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट से, ये सिर्फ बताता है टाइप्स ऑफ इशू, काइंड्स ऑफ इशू, ठीक है। 24 पावर ऑफ सेबी टू मेक रूल्स, तो कुछ केस में सेबी को पावर्स दिए गए लिस्टेड कंपनी, और कंपनी जब लिस्ट होने के सोच रही है तो ऐसे केसेस में सेबी के रूल्स आपको फॉलो करना पड़ता है एज फार एज इट इज रिलेटेड टू एनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड है तो, और डिविडेंड के डिफॉल्ट वगैरह डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो। फिर डॉक्यूमेंट जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस हमने पढ़ा था सेक्शन 25। सेक्शन 26 मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, इसमें एक्सपर्ट वगैरह के बारे में भी हमने चर्चा किए थे, एक्सपर्ट कौन है उसका स्टेटमेंट आप कब इंक्लूड कर सकते हैं। 27 वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने सेक्शन नंबर 13 देखा था। 28 ऑफर फॉर सेल बाय सर्टेन मेंबर्स, ये सिमिलर टू सेक्शन नंबर 25 है। सेक्शन नंबर 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस था जब आप इंटरमीडियरी को यूज करके इशू कर रहे हैं शेयर्स को, और सेक्शन 28 लगता है जब आप मेंबर्स की सहायता लेके इशू कर रहे हैं। 29 पब्लिक ऑफर शुड बी इन डीमेट फॉर्म, कोई बहुत काम का नहीं था। 30 कोई काम का नहीं था, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस मेमोरेंडम की चीजें आपको एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट करना है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस डिटेल में देखे थे हमने, शेल्फ प्रोस्पेक्टस तब यूज होता है जब एक साल के अंदर आप एक से ज्यादा इशू करना चाहते हैं तो आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस के सहारे भी इशू कर सकते हैं। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ये बहुत डिटेल में देखा, इसकी पूरी कहानी सुनाया था मैंने कि रेड हियरिंग का नाम क्यों है, उसका मतलब क्या है, तो ये डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो इसमें प्राइस या क्वांटिटी नहीं होती है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में। फिर 33 इसमें हमने देखा था एवरी कॉपी ऑफ एवरी एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्पेन्ड बाय एन एवरेज प्रोस्पेक्टस, ये हमने देखा था 33 में। फिर 34 क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट, 35 सिविल लायबिलिटी इन मिसस्टेटमेंट, 36 पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली इन्वेस्टिंग पर्सन्स टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, किसी को मैं जबरदस्ती शेयर्स खरीदवा रहा हूँ जबकि मेरे को पता है इसके शेयर्स डूबने वाले हैं फिर भी मैं खरीदने लगा रहा हूँ। ऑक्शन बाय एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन्स, तो ये भी देखा था हमने क्लास एक्शन। 38 पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन, ये भी हमने देखा जब मैं जबरदस्ती कंपनी से ज्यादा शेयर्स लेना चाहता हूँ, ऐसे केसेस में जब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ज्यादा शेयर्स मिल जाए। उसी प्रकार से अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी 39, ये हमने आगे पढ़ा था। तो 38 पर याद है आपको, 38 में हमने पढ़ा था जब मैं अलग अलग नाम से एप्लीकेशन कर रहा हूँ, शशांक शर्मा, शशि शर्मा, शशांक एस शर्मा, तो ऐसे केस में 38 लगता है पर्सोनेशन, ठीक है। फिर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कैसे होती है अगर पब्लिक इशू है तो, ये भी पब्लिक इशू से डील कर रहा है। 40 जो भी सिक्योरिटीज है अगर पब्लिक इशू होगा तो इट शुड बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। 41 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। 42 is also in chapter number 3 but it is in part 2, it deals with private placement। बाकी के जितने sections है दो sections deal with public issue। फिर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर हमने देखा जिसमें हमने काइंड ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, आपने फाउंडेशन लेवल पे भी ये देखा है। नेचर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, कोई खास काम के नहीं है। नंबरिंग ऑफ शेयर्स, हर शेयर्स के नंबर होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, उनका भी नंबर होना चाहिए। वोटिंग राइट्स होना चाहिए। अगर वोटिंग बाय पोल है तो जितने शेयर है उतनी वोटिंग मिलना चाहिए, ये सब हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। फिर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, ये भी हमने पढ़ा है, अगर राइट्स बदलना है तो क्या करेंगे। फिर अगर कोई मेंबर बोलता है कि नहीं मेरे राइट नहीं बदले जाएं तो वो अपील कर सकता है इन द ट्रिब्यूनल। फिर 49 कॉल्स ऑन शेयर्स ऑफ सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, ये भी हमने पढ़ा कॉल्स से रिलेटेड कि कॉल्स जब अगर एक जन के पास 10 रुपए का शेयर है उससे 3 रुपए कॉल किया जा रहा है तो किसी के पास और शेयर होंगे 10 रुपए के और भी किसी के पास होंगे तो उससे भी 3 रुपए ही कॉल होना चाहिए यूनिफॉर्म बेसिस। फिर 50 हमने पढ़ा कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप, यानी एडवांस कॉल्स की बात हो रही है, एडवांस में अगर आपने पैसा ले लिया है तो इट इज अलाउड। उसके रूल्स पढ़े हमने कि उस पर इंटरेस्ट देना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा, ये सब पढ़ा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप, ये दिया जा सकता है अगर इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, और जनरली आर्टिकल्स में ये लिखा होता है। फिर प्रीमियम के क्या यूजेस हैं वो हमने देखा। एप्लीकेशन मींस यूजेस, ठीक है। एप्लीकेशन यानी यहाँ पे वो एप्लीकेशन अर्जी वाली नहीं है, ठीक है।
प्रोहिबिशन ऑन शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट ऑलरेडी पढ़ा। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स देखा हमने डिटेल में, इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, वो कैसे इशू होते हैं। फिर इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हर प्रेफरेंस शेयर अब रिडीमेबल रहेगा, ये भी मैंने आपको बताया। फिर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये भी हमने देखा सिक्योरिटीज के ट्रांसफर ट्रांसमिशन कैसा होगा इफ इट इज नॉट इन डिपॉजिटरी, अगर डिपॉजिटरी के थ्रू नहीं है, इफ इट इज इन फिजिकल फॉर्म, तो ऐसे केसेस में ट्रांसफर डीड बनाई जाती है, 60 डेज के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, ये सब हमने देखा। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर, अगर मैं शेयर होल्डर नहीं हूं लेकिन मैं ये दर्शा रहा हूं कि आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो ऐसे केस में मेरे पे क्या पनिशमेंट लगेगी, ये हमने देखा। फिर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हमने देखा। अगर रिफ्यूज कर दिया कंपनी ने, कंपनी को मैंने बोला था मेरे को शेयर्स मेरे नाम से करके दो, मैंने ये डीड वगैरह बना लिए, बेचने वाले ने बेच दिया है, और कंपनी रिफ्यूज करती है, तो कंपनी शुड इन्फॉर्म विद इन 30 डेज। फिर अगर वो इन्फॉर्म नहीं करती है, तो ऐसे केस में मेरे को कोर्ट जाने का अधिकार है, ट्रिब्यूनल जा सकता हूँ, और इन्फॉर्म करती है तो भी मैं ट्रिब्यूनल जा सकता हूँ। टाइम कितना था, तो अलग अलग था, प्राइवेट कंपनी का अलग था, पब्लिक कंपनी का अलग था। प्राइवेट कंपनी में हमने देखा था कि यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट जमा किया, तो यहाँ पे अगर रिफ्यूज करते हैं तो यहाँ से मेरे को मिलेंगे 30 डेज, और अगर रिफ्यूज नहीं किया, बताया ही नहीं, तो मेरे को यहाँ से मिलेंगे 60 डेज। ठीक है, और पब्लिक कंपनी में सिर्फ 30 की जगह यहाँ पे 60 डेज था, और यहाँ 60 की जगह यहाँ पे 90 डेज था। ठीक है, इसको आसान शब्दों में कैसे याद रखना है ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो पॉज करें और जाके वो वाला टॉपिक पढ़े, वो वाला टॉपिक देखें और फिर आगे बढ़े। ठीक है, फिर 59 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रेक्टिफिकेशन कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, ये डिटेल में देखे थे। इवन कंपनी रेक्टिफाई करने बोल सकती है, क्योंकि डिपॉजिटरी में शेयर्स होते हैं कई बार। थोड़ा स्क्रीन में लैग आ रहा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नीचे की स्क्रीन में लैग आ रहा है, तो आपको वीडियो में कोई तकलीफ नहीं जाएगी। और वैसे भी ये वीडियो प्रॉपरली एक बार आपने पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं अपन, तो इसीलिए इसमें तकलीफ नहीं जाएगी। थोड़ा सा लैग जरूर है, थोड़ा पता नहीं क्यों ब्लरनेस आ रही है, तो अभी अपन वीडियो रोकते नहीं है, अपन जैसा कंटिन्यू चल रहा है वैसा चलने देते हैं। फिर 60 ऑलरेडी हमने देखा था, जहां जहां ऑथोराइज शेयर कैपिटल होगा वहां पे आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल भी बताना जरूरी होता है, इट इज कंपलसरी, ये मैंने आपको बताया था। क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल बहुत हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपने इशू बहुत कम किया, 1 करोड़ का कैपिटल है लेकिन आपने इशू किया सिर्फ 5 लाख रुपए, तो ऐसे केस में तो किसी को भी भ्रम होगा कि यार 1 करोड़ का कैपिटल है कंपनी का, जबकि एक्चुअल में पेड अप कैपिटल या कॉल्ड अप कैपिटल तो अलग है। ठीक है, फिर 61 पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट शेयर कैपिटल, यहाँ पे हमने देखा था वो रिजर्व बनाना जरूरी होता है। अगर आप अनलिमिटेड कंपनी से लिमिटेड में आ रहे हैं, तो ऐसे केस में रिजर्व कैपिटल का आपको निर्माण करना है, तो सेक्शन 61 में हमने पढ़ा था रिजर्व कैपिटल के बारे में। फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन नंबर 62, जिसमें हमने राइट इश्यू के बारे में देखा, हमने एसॉप्स के बारे में देखा, और हमने इसमें ही अगर किसी अन्य व्यक्ति को भी आप अगर सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ये भी हमने देखा। सेक्शन 63 इशू ऑफ बोनस शेयर्स ऑलरेडी देखा हमने, बहुत डिटेल में देखा कि शेयर्स, बोनस शेयर्स कैसे इशू हो सकते हैं। इसमें मैंने ये भी बताया था, इट इज मियरली अ बुक एंट्री, कोई पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं, सिर्फ आप रिजर्व्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू शेयर्स। फिर नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर ऑल्टरेशन, कोई भी प्रकार के अगर आपके कैपिटल में चेंजेस होते हैं तो आपको नोटिस देना है, इन्फॉर्म करना है टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। अनलिमिटेड कंपनी टू प्रोवाइड फॉर रिजर्व कैपिटल, हाँ सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये रिजर्व कैपिटल मैंने आपको यहाँ बता दिया, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड है। 65 यहाँ रिजर्व कैपिटल बोला है, ये भी बोलता वही है कि ऑल्टर कर सकते हो आप शेयर कैपिटल, लेकिन ये रिजर्व कैपिटल की बात नहीं करता, ये गलती किया मैंने, ये जबकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको कई बार बताता हूँ। ये किसकी बात करता है, 61 बोलता है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। ठीक है, तो ये कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करना, कंसोलिडेट करना, सब डिवाइड करना, स्टॉक में कन्वर्ट करना, स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना, ये सब चीजें कहां बताइए, सेक्शन नंबर 61। इसको हमने बाद में कंपेयर किया था विद सेक्शन नंबर 66, उसमें हमने देखा था रिडक्शन ऑफ कैपिटल और कैंसलेशन ऑफ कैपिटल, दोनों में डिफरेंस है। डिमिनिशन ऑफ कैपिटल, तो डिमिनिशन कहां था, यहां पे पढ़े थे हमने। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल वाला ये पॉइंट है। ठीक है, रिजर्व शेयर कैपिटल, तो होता है कभी एक आध बार ऐसी गलती मैं भी करता हूं। ठीक है, फिर सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो रिडक्शन बहुत डिटेल में पढ़े, परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल लगती है। 67 खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स खरीदने को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है, बट पब्लिक कंपनी नहीं दे सकती, ये भी हमने देखा था। फिर पब्लिक कंपनी भी कब कब दे सकती है वो हमने देखा था। सेक्शन 68 बायबैक,
सेक्शन 69 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना है बायबैक के टाइम। 70 कब आप बायबैक नहीं कर सकते। 71 डिबेंचर्स ऑलरेडी पढ़े। 72 नॉमिनेशन, बहुत डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको बोला था ये आप एक बार रीड कर लेना, बहुत काम का नहीं है। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पढ़ा हमने 73, 74, 75, 76 एंड 76 ए। ठीक है, ऊपर में एक मैंने आपको बताया क्या, सेक्शन नंबर 10 ए, हाँ बताया। ठीक है, तो 76 ए ये सब डिपॉजिट से डील करते हैं। जब आप मेंबर्स से डिपॉजिट ले रहे हैं तो क्या रूल लगेंगे, पब्लिक से ले रहे हैं अदर देन मेंबर्स तो क्या रूल लगेंगे, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। सेक्शन 77 रजिस्टर करना है। 78 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की एप्लीकेशन कैसे होगी, क्या होगी, यानी बाय चार्ज होल्डर कैसे क्या होगा, ये देखा था हमने चार्ज होल्डर के द्वारा। 79 70 मॉडिफिकेशन के बारे में था। 79 मॉडिफिकेशन होता है तो वो भी इन्फॉर्म करना है। 80 डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। 81 आपको साथ में क्या करना है, आपने जो डिपॉजिट वाला सॉरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला चैप्टर पढ़ा है वो साथ में लेके बैठो। ठीक है, सब क्लियर होते जाएगा। 81 रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय रजिस्ट्रार एज वेल। तो एक बोलते हैं कि आपको रखना है कंपनी को, दूसरा बोलता है रजिस्ट्रार को भी रखना है एंड इट विल बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। 82 सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। 83 इज अगेन अ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, बट जब कंपनी ने नहीं बोला, किसी और व्यक्ति से पता लगा और रजिस्ट्रार को पता है, पक्का है, इट इज रजिस्ट्रार हैज बीन गिवन प्रूफ कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हो चुका है, तो ऐसे केसेस में ही कैन सुओ मोटो रजिस्टर द सेटिस्फेक्शन। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर अपॉइंट होगा तो ही विल इंटीमेट द कंपनी एज वेल एज द रजिस्ट्रार की मेरे को अपॉइंट किया गया है। यहाँ भी वही सेम रूल्स है 30 डेज। कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस सेम है, जैसे रजिस्टर ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 81 बनाएगा रजिस्ट्रार, वैसे ही एक रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करेगा कंपनी। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑलरेडी पढ़ा है। रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, अगर आप टाइम लिमिट के अंदर नहीं करते हैं तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके आप बाद में भी ये कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चालू किया हमने। इस चैप्टर को हमने अलग अलग इसमें देखा, जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबरशिप के अलग चैप्टर बना दिया था मैंने, जिसमें मेंबर्स का रजिस्टर कैसा रहेगा वो देखे थे हमने, जिसको हमने नाम दिया है चैप्टर को स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, ये बाद में दिखेगा आपको, तो फिर भी मैं आपको अब लाइन से ही बता रहा हूँ। 88 में हमने देखा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रख सकते हैं आप, फॉरेन रजिस्टर रख सकते हैं, वो सब अपन ने डिटेल में देखा। 89 रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। 90 सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। 91 पावर टू क्लोज द रजिस्टर, आप क्लोज कर सकते हैं तो मैक्सिमम 45 डेज एट अ टाइम, 30 डेज, ये सब पढ़ा। 92 एनुअल रिटर्न्स डिटेल में देखा हमने। 93 में अब ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको आपके बुक में नहीं दिखेगा, बट फिर भी एक बार पढ़ लो क्या बोला है। रिटर्न टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार इन केस प्रमोटर्स टेक चेंजेस। ठीक है, ये इनफैक्ट मैंने एनुअल रिटर्न के साथ ही बता दिया था कि चेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग होता है ऑफ द शेयर होल्डर तो बताना पड़ता है। ठीक है, 94 प्लेस ऑफ कीपिंग दी रजिस्टर्स वगैरह, ये हमने देखा आरओ में रखना चाहिए। रजिस्टर्स टू बी द एविडेंस, उसमें जो भी लिखा है इट विल बी डीम्ड एज ट्रू एंड करेक्ट, ये हमने पढ़ा। एनुअल जनरल मीटिंग बहुत डिटेल में पढ़ा। एजीएम क्या होती है, कब बुला लेना चाहिए, उसकी कंडीशंस, 3 रिक्वायरमेंट थे, 1 साल में 1 होना, 15 महीने वगैरह वगैरह, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा। फिर पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, ये ईजीएम की बात हो रही है, एजीएम की बात हो गई, और ये ईजीएम की बात हो रही है। फिर पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 96 टू 98, यानी अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो क्या पनिशमेंट होगा, एजीएम नहीं बुलाए, ईजीएम नहीं बुलाए तो क्या होगा। फिर 100 ये भी ईजीएम की बात कर रहा है, ईजीएम कैसे बुला सकते हैं, बाय रिक्विजिशनिस्ट, इसमें हमने देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो मोटो भी बुला सकता है, रिक्विजिशनिस्ट के द्वारा भी बुला सकता है। 101 नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में देखा, सबसे पहले हमने मीटिंग का चैप्टर चालू ही यहाँ से किया था। 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू नोटिस, इसी का नाम था दूसरे शब्दों में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कोरम ऑफ मीटिंग, कोरम देखा हमने, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी सब। चेयरमैन देखा, प्रॉक्सीज देखा, प्रॉक्सी उस व्यक्ति को भी बोलते हैं जो व्यक्ति आ रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर मेंबर, और प्रॉक्सी उस फॉर्म को भी हम बोलते हैं जो फॉर्म डिपॉजिट किया गया है। फिर वो उसका एमजीटी 11 वगैरह फॉर्म बताया था। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, सिर्फ तब बोल सकते हैं आपकी वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे जब कोई कॉल्स पे नहीं किया है, ये हमने देखा था, इसके अलावा कोई और ग्राउंड में नहीं बोला जाएगा। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स देखा, इलेक्ट्रॉनिक मींस देखा, डिटेल में बताया था मैंने। डिमांड फॉर पोल एंड पोस्टल बैलेट भी देखा। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, ये भी देखा मैंने, इसके बाद बार बार मैंने इसको रिवाइज भी करा दिया आपको।
फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, ये हमने ऑलरेडी देखा इन द टॉपिक ऑफ कोरम, और 113 भी कोरम में हमने देखा कि कंपनी अगर शेयर होल्डर है तो वो किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है एज रिप्रेजेंटेटिव इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन दोनों क्या होते हैं ये देखे हमने। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस हमने देखा, स्पेशल नोटिस कब लगता है और ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इट इज अ नोटिस बाय मेंबर टू द कंपनी। 116 देखा, रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग, वो माना जाएगा कि जिस दिन एक्चुअल में पास हुआ उसी दिन हुआ है, एडजर्न मीटिंग में पास हुआ है। रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड, ये भी हमने देखा, पहले फाइल करना पड़ता है आपको। फिर 118 मिनट्स, 119 इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, 120 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम, जैसे मिनट्स होते हैं वैसे एक और रिपोर्ट बना के आपको फाइल करना है विद रजिस्ट्रार। 122 ओपीसी को ये वाले सेक्शंस नहीं लगेंगे, ओपीसी में वो खुद मीटिंग में लिखेगा कि मैं मीटिंग किया और वो ले जाके वो कंपनी को दे देगा, जो भी सिंगल मेंबर है, क्योंकि एजीएम में वो कैसे मीटिंग करेगा, खुद से मीटिंग करेगा क्या, तो नहीं, वो खुद एक बैठेगा पेपर पे लिखेगा मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ, कंपनी को देगा, कंपनी ले जाके उसको फाइल कर देगी विद द रजिस्ट्रार। फिर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में सेक्शन 123 बहुत इंपॉर्टेंट था, कैसे डिविडेंड बांटा जाएगा, कितने दिन के अंदर पे करना है, नहीं पे किए तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा करो, ये देखा। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या होता है, उसका कहाँ यूज किया जा सकता है, उसमें कौन कौन सा पैसा जमा होगा, ये हमने देखा। फिर राइट ऑफ डिविडेंड वगैरह या राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स टू द पर्सन इन केस ऑफ पेंडिंग ट्रांसफर, ट्रांसफर पेंडिंग है, मैंने बेच दिया, आगे वाले ने खरीद लिया, लेकिन ट्रांसफर को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है विद द कंपनी, तो ऐसे केस में अब ये किसको मिलेगा, तो ये हमने देखा था कि जब तक के जो ट्रांसफरर है वो लिख के नहीं देगा कि भाई ट्रांसफरी को दे दो, तब तक के ट्रांसफर नहीं किया जाता। फिर 127 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें पनिशमेंट भी बताया है और इम्यूनिटी भी बताया है कि कब कब आप डिविडेंड नहीं पे करेंगे तो चलेगा। फिर अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, पूरा देखे अक्रूवल बेसिस वगैरह। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है, रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स ऑर्डर, ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर एंड वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दो देखा हमने। इसका ट्री डायग्राम वगैरह मैंने आपको बना के बताया था कि एक तरफ अपन ने रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर ट्रिब्यूनल देखा और एज पर सुओमोटो देखा, यानी खुद के हिसाब से। इसमें हमने देखा वो इनकम टैक्स अथॉरिटी वगैरह इनको नोटिस भेजो वापस, तो डिटेल में देखा था। आपका काम है आपने साथ में बुक लेके बैठना है और साथ में देखते जाओ, ठीक है, ये लिस्ट आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बाद में आप लगे तो देख सकते हैं। 132 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफआरए, ये देखा हमने, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या होती है। 133 सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हमने देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी एएस वगैरह। एनएफआरए भी डिटेल में पढ़ा हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एनएफआरए, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ बोर्ड रिपोर्ट वगैरह, ये देखा हमने, बहुत डिटेल में, बड़ा सा सेक्शन था जिसको मैंने बोला था बहुत काम का नहीं है। 135 सीएसआर देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हमने डिटेल में देखा, इसकी वीडियोस अवेलेबल भी हैं। फिर राइट्स ऑफ मेंबर्स टू गेट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, सिंपल से सेक्शन से, एंड इंटरनल ऑडिट, ये देखा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स कैसे होता है, ये हमने देखा, तो एक ऑडिटर अपॉइंट होगा, वो कब तक के रहेगा इन दी ऑफिस, ये सब हमने देखा। फिर 140 उसका टेन्योर पूरा होने के पहले रिमूव हो रहा है या वो खुद रिजाइन करना चाहता है, तो 140 का फॉलो करना है, इसको हमने लिंक किया था विद स्पेशल नोटिस, तो ये दोनों को लिंक करके पढ़ना चाहिए आपने। फिर 141 एलिजिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था 141। 142 रेम्यूनरेशन कोई काम का नहीं है खास। 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी हमने देखा है, इसमें बहुत बड़ा सेक्शन है, कुछ चीजें काम की है कुछ नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें थोड़े बहुत निमोनिक्स भी मैंने आपको बताया, जबकि मैंने बोला हूँ कि ये यूज नहीं करना चाहिए। फिर 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज, इसमें भी मैंने आपको एक आध निमोनिक बताया, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, आप क्या करो, आप उसको समझो और समझ के आपको देखोगे तो खुद समझ जाएगा कि ये सर्विस कैसे देगा, ये तो ऑडिटर है, तो ऑडिटर खुद ही अकाउंट्स लिख रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर ऑडिटर टू साइन दी ऑडिटर रिपोर्ट, ये भी हमने बताया, ये भी हमने देखा, और अगर ऑडिटर नहीं साइन कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति कर सकता है, हु इज आल्सो एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, ठीक है। फिर 146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, ये भी हमने देखा। फिर पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसमें मैंने बताया 4 गुना वगैरह ये सब डाला गया है और ये अपने ऊपर भी लगती है, इसीलिए काम किया है। फिर 148 सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने बोल सकता है। यहाँ पे आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट होता है, समाप्त होता है।
इसके बाद जो है ये आप फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स है, ये डायरेक्टर्स से चालू होता है आपका अगले साल का कोर्स, ठीक है। और इसके बाद अब हम चालू करने वाले हैं अदर लॉज से। और अदर लॉज में मैंने एक डिसाइड किया हूँ कि मैं ये लाइव लेना चाहता हूँ। तो अब ये देखते हैं कितना पॉसिबल होता है, क्योंकि बीच में मेरे कुछ ना कुछ और भी वीडियोस आने वाले हैं, जैसे कि वीडियो बैचेस आने वाली है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी अभी फाउंडेशन की बैच चालू होने वाली है, फिर 12th सीबीएसई की बैच चालू होने वाली है। इसके अलावा आईसीआई में रिविजन्स है, तो वो रिवीजन 24th को है, अभी जो 24th आने वाली है 2 दिन बाद। तो उस दिन ये मेरा लाइव सेशन रखा है वहां पे आईसीआई में। तो जो लाइव सेशन है उसमें क्या होगा, तो उसमें भी वेबिनार के थ्रू वो होने वाला है। तो मैं उस दिन तो टाइम दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो 1 डे रिवीजन है, पूरा एक दिन में मेरे को लॉ वहां पे कंप्लीट करना है। तो उस दिन मैं पूरा टाइम आपको नहीं दे पाऊंगा। बट फिर भी ये जो है, यहाँ पे आपका जितना हो गया वो हो गया। इसके बाद जो मैं चाह रहा हूँ कि लाइव देखें अपन। और मैं चाहता हूँ कि ये शाम को हो, 7 बजे से 8 बजे, 8:30 बजे, ऐसा कोई टाइम मैं फिक्स करने का सोच रहा हूँ। तो ये मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा इन दी ग्रुप, ठीक है। और इसके आगे से अब अपन अदर लॉस का चालू करेंगे। अदर लॉस की बुक ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। चलिए, थैंक यू।